अनिता, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अनिता, कल की क्लास में हम लोगों ने फंक्शंस का रिवीजन स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने वन वन फंक्शन के बारे में बात कर लिया था, राइट? और उनको वन वन फंक्शन को कैसे चेक करते हैं वो सब बातें भी कही थी। तब वही टाइप्स ऑफ मैपिंग ऑफ फंक्शंस में जो नेक्स्ट रहता है वो ऑन टू इनटू रहता है। तो ऑन टू इनटू कैसे चेक करते हैं? रेंज और कोडोमेन। कोडोमेन। सबसे पहली बात है, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि भाई जो कोड डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी इनपुट के साथ जरूर एसोसिएट होने चाहिए। तो इसका ऑटोमेटिक मीनिंग यहाँ पे क्या बन जाता है कि भाई रेंज और कोड डोमेन बराबर आनी चाहिए। तो ऑन टू इनटू को चेक करने के लिए जो मेन चीज है वो यही है कि भाई आप कोड डोमेन आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, रेंज आप निकाल लीजिए, दोनों को अगर बराबर है तो ऑन टू, बराबर नहीं है तो इनटू। ठीक है, तो ऑन टू इनटू के लिए यही चीज है और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो जो भी रेंज के क्वेश्चन आपने करे हैं बस उन्हीं मेथड्स को लगा के रेंज निकालनी है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फंक्शंस। कि अगर आपको सेट ए में कुछ m एलिमेंट्स दिए हैं, सेट बी में आपको n एलिमेंट्स दिए हैं, तो कितने f फंक्शंस बनाए जा सकते हैं a टू b? तो उसमें पहले टोटल की बात है जी, पता है फॉर्मूला? n की वन पावर वन के पार है। वन वन मैनी वन ऑन टू इनटू, इन सबके फॉर्मूले जानते हो? यस सर। तो इन फॉर्मूलों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? सर ये ऑन टू इनटू वाले कई बार ऑन टू वाला, यस सर। ऑन टू इनटू वाला, ओके जी। देखिए, ऑन टू इनटू को करने के लिए हम लोग पहले इनटू के बारे में बात करते हैं कि इनटू के जो नंबर ऑफ फंक्शंस है वो कैसे कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, इसमें m एलिमेंट्स हैं जी सेट ए में, ठीक है, और सेट बी में n एलिमेंट्स हैं। तो मान लीजिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इनटू होने के लिए क्या है? इनटू होने के लिए क्या है कि ये जो सेट बी में एलिमेंट लिखे हुए हैं उनमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो कि खाली रह जाए, मतलब जो कि किसी भी इनपुट के साथ एसोसिएट ना हो पाए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो n एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उन n एलिमेंट्स में से पहले कोई एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। हम लोग उस एलिमेंट के ऊपर कंडीशन लगाएंगे कि भाई वो वाला एलिमेंट जो है वो किसी के साथ एसोसिएट ना हो। तो सबसे पहले कि जो वन एलिमेंट आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं जो किसी के साथ भी एसोसिएट ना हो, उसके सिलेक्शन के कितने तरीके होंगे जी? NC1। यस सर। कि एक केस में हम लोग मान लेंगे कि भाई जो ए है, एलिमेंट ए है, वो किसी के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा, तो उससे बनने वाले जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे इनटू होंगे। एक केस में हम लोग ये मान लेंगे कि भाई जो बी एलिमेंट है वो किसी के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा, उससे बनने वाले जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे इनटू होंगे। तो इस तरीके से मैं वन बाय वन लेके इन सारे n एलिमेंट्स को कंसीडर करूंगा। तो इन जनरल बोला जाए तो क्या बोलेंगे कि भाई वो वन एलिमेंट सिलेक्ट करने के आउट ऑफ n वो उसके कितने तरीके? NC1। अब NC1 उसमें है ना, एक केस हम लोग कंसीडर करके कैलकुलेशन करेंगे कि मान लेते हैं कि भाई जो a एलिमेंट है वो किसी के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा। तो अब ये जो m एलिमेंट्स आपके लिखे हुए हैं, तो इन सारे m एलिमेंट्स के कनेक्ट होने की ऑप्शंस आपके पास कितने रहेंगे?
n-1। इस a को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं उन सबके साथ आप इन्हें कनेक्ट करा सकते हो। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो वन एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो उसके उसके है ना, वो कितने एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट हो सकता है, n-1। n-1 सेकेंड जो एलिमेंट है वो भी n-1 एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट हो सकता है, थर्ड भी, फोर्थ भी, तो ऐसे करके ये सारे के सारे m जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सबके पास n-1 ऑप्शंस रहेंगे कनेक्ट होने के। ठीक, यस सर। तो ये कौन सा केस हो गया जिसमें एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट हमने बोल दिया है कि भाई ये किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। नहीं होएगा। अब इसमें कुछ केसेस की रेपिटेशन है। रेपिटेशन किनकी होगी जी? कैसी, किस टाइप से रेपिटेशन आएगी? देखिए, एक केस आपने लिया कि भाई जब ए किसी के साथ कनेक्ट ना हो, एक केस ये लिया कि जब बी किसी के साथ कनेक्ट ना हो। तो जो बाकी के बचे हुए एलिमेंट है, देखिए जब आपने ये केस लिया कि ए किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, तब आपने n-1 की पावर m आपने उसका आंसर बोल दिया। तो इस n-1 की पावर m में वो केसेस भी तो काउंट हो रहे हैं ना जब b भी किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। मतलब ये 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे एलिमेंट आगे वाले एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब ये एलिमेंट्स, केस तो हमारा ये है कि भाई ए किसी के साथ कनेक्ट नहीं होना है, लेकिन उसमें वो वाले केसेस भी ऐड अप हो रहे हैं जब बी भी कहीं कनेक्ट नहीं हुआ है। तो ये वाला जो केस होगा, ये वाला केस आपका तब भी आएगा जब आपने बोला होगा कि बी किसी के साथ कनेक्ट नहीं कराना है, बाकी सबको कनेक्ट करा सकते हैं। तो कनेक्ट करा सकते हैं तो उनमें वो ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे केसेस भी एड अप होंगे जिनमें ए भी कहीं भी कनेक्ट नहीं हुआ है। राइट? क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। सबको समझ में आ रही है? इसमें बेटा सीधा सीधा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लग रहा है। तो अब कोई दो दो जो तरीके हैं, है ना। अब पहले हमने ये मान के चल लिया कि भाई ए और बी को कनेक्ट नहीं कराना है, मतलब ए और बी कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनके साथ कनेक्शन कराना है। तो अब ए और बी वो एक पेयर हो गया, कभी ए और सी का पेयरिंग भी होगा कि भाई ए और सी किसी के साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं, कभी ए और डी की पेयरिंग कभी किसी के साथ नहीं हुई है, वो वाले केसेस भी होंगे। तो वो सारे के सारी रेपिटेशन बार बार आती रहेगी, तो हमें वो वाले केसेस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो -nc2 इंटू n-2 की ओके पावर पावर m। अब इसमें कुछ केसेस ज्यादा कट जाएंगे, कैंसिल ज्यादा हो जाएंगे, तो उसी चीज को बैलेंस आउट करने के लिए वापस प्लस nc3 प्लस nc3 nc3 n-3 की पावर m। ऐसे करके चलता है। ओके। तो इसमें जितना ज्यादा एलिमेंट n की वैल्यू या m की वैल्यू जितनी ज्यादा हो जाती है उतना, है ना, इसको समझना मुश्किल है, लेकिन फॉर्मूला ये है। तो आप लोगों ने फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? हाँ जी सर। अगर फॉर्मूला याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर है ना। ज्यादा अगर गहराई में जाएंगे, देखो अगर 2-3 एलिमेंट ही हो फिर तो इसको लॉजिकली भी किया जा सकता है, सीधा सीधा केसेस बना के किया जा सकता है। लेकिन जब एलिमेंट्स ज्यादा हो जाते हैं, 5-6 हो जाते हैं, तब है ना वही लॉजिकली करना चीजें, है ना, बहुत मुश्किल हो जाती है, उसमें बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला ही काम में आएगा। तो बेस्ट यही है कि आप इस फॉर्मूले को याद रखें। अब ये इनटू है, ऑनटू क्या होगा? टोटल टोटल में से फंक्शंस सबसे टोटल में से माइनस माइनस टोटल माइनस इनटू। तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस एंड ऑनटू फंक्शंस के लिए पहले इनटू निकलता है, फिर बाद में ऑनटू निकलता है। ठीक है, क्लियर? आगे चले। तो टोटल फंक्शंस, वन फंक्शंस, इनटू, ऑनटू, मैनी वन फंक्शंस, बाइजेक्टिव फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शंस, ये सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हुए हैं। ठीक है, तो उन सारे फॉर्मूले को आप देख लीजिएगा।
आगे चलते हैं, आइडेंटिकल फंक्शंस। कोई भी दो फंक्शंस आइडेंटिकल कब होते हैं? जब उनकी डोमेन बराबर होती है, रेंज बराबर होती है और हर एक इनपुट पे आउटपुट बराबर हो। ठीक है, ये 3 कंडीशन लगानी होती है। Yes, sir. ठीक है, तो आइडेंटिकल फंक्शंस के कंसेप्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? No, sir. No, sir. आगे चलते हैं बेटा, कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है कि एक फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, मान लो एक फंक्शन f(x) है, एक फंक्शन g(x) है, आपने इनका कॉम्पोजिशन लेना है। तो कॉम्पोजिशन ऐसा भी हो सकता है, f(gx) भी हो सकता है, g(f(x) भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि पहले किसे ऑपरेट कराना है। इसमें क्या है जी, gx पहले ऑपरेट हो रहा है, gx का जो आउटपुट होगा वो आपका f का इनपुट बनेगा और फिर बाद में f ऑपरेट होगा। इसमें क्या है, पहले fx ऑपरेट हो रहा है, f के जो आउटपुट आएंगे वो g के लिए इनपुट का काम करेंगे। तो f ऑफ gx के डिफाइन होने के लिए जरूरी चीज क्या है कि जो रेंज ऑफ g होगी वो डोमेन ऑफ सबसेट सबसेट वो सबसेट होनी चाहिए डोमेन ऑफ fx. fx। कि भाई gx का जो आउटपुट आएगा उन सारे आउटपुट से f पे f डिफाइन होना चाहिए ना, तभी तो f ऑफ gx डिफाइन हो पाएगा। ठीक है ना, मतलब अगर f उन सब पे डिफाइन होना चाहिए तो इसका मतलब वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, fx की डोमेन के अंदर लाई करने चाहिए। सिमिलरली इसके लिए क्या है, इसके लिए उल्टा हो जाएगा कि जो रेंज ऑफ fx है, क्योंकि fx के जो आउटपुट हैं वो gx के इनपुट का काम करेंगे, तो मतलब जो fx की रेंज आएगी वो सबसेट होनी चाहिए डोमेन ऑफ GX. gx। ठीक है, और कई क्वेश्चंस में हम लोग ऐसा करते हैं कि मतलब आपको कंपोजिट बनाना है, आपको f ऑफ gx बनाना ही है, तो हम और मान लो रेंज ऑफ gx जो आ रही है वो fx की डोमेन का सबसेट नहीं बन रही है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग gx की डोमेन कट कर देते हैं और gx की डोमेन उतनी लिखते हैं जितनी मतलब ताकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो gx की रेंज आएगी वो फिर सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ fx बन के आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब gx को कट कर दिया जाएगा, gx को छोटा कर लिया जाएगा, gx की डोमेन कट करके उसकी फिर रेंज ऐसी निकाली जाएगी जिससे उसकी जो डोमेन है जो रेंज ऑफ gx है वो सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ fx बन के आ जाएगी। अब इसमें कॉम्पोजिशन में मेन जो चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं वो पीसवाइज फंक्शंस होता है। पीसवाइज फंक्शंस में है ना हम लोग कॉम्पोजिशन निकालना सीखते हैं। तो क्या पीसवाइज फंक्शंस में कोई दिक्कत है? No. पीसवाइज फंक्शंस का कॉम्पोजिशन कैसे No, निकालना sir. है? देखिए बाकी तो ये जो पीसवाइज फंक्शंस का कॉम्पोजिशन निकालना है वो प्रैक्टिस की ही बात है ना, तो आई थिंक कंसेप्ट वाइज कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट? No, sir. कॉम्पोजिट फंक्शन, हाँ जी। सर हमने ना एक क्वेश्चन में वो ऑड एंड इवन एक्सटेंशंस किया था, वो बता दो एक बार। हाँ वो ऑड इवन एक्सटेंशन। ठीक है, पहले ये प्रॉपर्टी कर लेते हैं फिर ऑड इवन एक्सटेंशन कर लेते हैं। ठीक है, ओके सर। प्रॉपर्टीज में ऑड इवन की प्रॉपर्टीज आपको पता ही है कि अगर f इवन है, g इवन है, तो f ऑफ gx क्या होगा जी, या g ऑफ fx क्या होगा? इवन ही रहे. इवन है। Even ही रहेगा. ये दोनों इवन आ जाएंगे। अगर एक इवन है एक ऑड है तब भी वो इवन तभी इवन ही रहेगा. जब दोनों ऑड आते हैं तभी है ना कंपोजिशन तब ऑड odd रहता है, Odd आ बाकी तो जाता है. सारे सिनेरियोज में क्या रहता है, इवन ही रहता है. ठीक है, तो इवन ऑड वाले प्रॉपर्टीज आपको पता है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं वो 1 ऑन टू की बात करते हैं कि अगर fx और gx दोनों 1 1 है तो f ऑफ gx भी क्या होगा, 1 1 होगा। 1 और अगर ये दोनों ऑन टू हैं तो ऑन टू. तो वो भी on to रहेंगे. वो भी ऑन टू रहेंगे, f ऑफ gx भी एंड g ऑफ fx भी, दोनों के बारे में बात चल रही है।
ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवन ऑड वाली चीजें है ना, मतलब इजिली रिलेट कर सकते हैं, इसलिए मैं उस पर स्ट्रेस नहीं दे रहा। याद वो भी रखनी है इवन ऑड वाली, लेकिन इनको थोड़ा रिलेट करना मुश्किल हो जाता है, तो बेटर है इसको अगर सीधा सीधा ही आप याद कर पाए। इसमें देखो, अभी हमने बात किया है कि अगर fx और gx 1 1 होगा तो f of gx और g of fx दोनों क्या होंगे, 1 1 होंगे, ठीक है ना। अब इनके उल्टे की बात करते हैं कि अगर हमें g of fx 1 1 दिया हुआ है, अगर ये 1 1 दिया हुआ है तो क्या होगा? May or may not be. f of x f of x जो 1 अंदर 1 वाला 1 1 function होगा। है, और अंदर g वाला of जैसे function मैं 1 1 पक्का होगा, gx में gx gx बाहर वाला फंक्शन है वो कुछ भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी। सर fx हमेशा ही 1 1 रहेगा इसमें। हाँ जी, जो अंदर वाला फंक्शन है वो 1 1 होना पड़ेगा। आप खुद देखो कि अगर fx 1 1 नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि fx दो डिफरेंट इनपुट पे एक सेम आउटपुट दे रहा होगा। जब उन दो डिफरेंट इनपुट पे fx ने सेम आउटपुट दे दिया, तो उस सेम आउटपुट पे जब g ऑपरेट होगा तो उसे तो फिक्स आंसर देना ना। yes बात समझ में आ रही है सानिध्य? यस सर। तो फिर g of fx 1 1 कैसे ही रहेगा? हमारी जो कंडीशन दी गई है कि g of fx इज ए 1 1 फंक्शन, तो वो तो फुलफिल नहीं हो पाएगी, है ना। तो fx का 1 1 होना जरूरी है। तो आपको याद कैसे रखना है कि जो अंदर वाला फंक्शन है वो 1 1 होना जरूरी है, ठीक है ना। और बाहर वाला फंक्शन कुछ भी हो सकता है। और इसी में ऑन टू इनटू की बात करते हैं कि अगर देखो यहाँ पे अगर दोनों f भी इनटू दिया है, ऑन टू दिया है, g भी ऑन टू दिया है, तो f of gx और g of fx दोनों ऑन टू होंगे। अब इसका उल्टा बात कर रहे हैं कि अगर f of gx हमें ऑन टू दिया है तो f तो of gx G क्या on होगा? to gx on to हो जाएगा gx on to रहेगा, लेकिन f of gx ऑन टू may होगा, or may fx में fx may or may not be। fx में। तो इसमें बाहर वाला फंक्शन गारंटेड है जी, इसमें बाहर वाला फंक्शन गारंटेड है कि वो ऑन टू होगा और अंदर वाला फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टीज याद रखिए। सर हाँ जी, सर एक बार ये 5th वाली प्रॉपर्टी समझा दो। देखिए 5th वाली जो प्रॉपर्टी है, इसको है ना, इसका हम लोग नेगेशन ही देखते हैं एक एग्जांपल लेके। ये fx फंक्शन है, ये gx है, ठीक है। मान लो इसमें ये 4 एलिमेंट है जी, इसमें भी ये 4 एलिमेंट है और इसमें 3 है। अब अगर ये f है, ये g है, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, g of f। अब ये जब a to c की बात कर रहे हैं, तो a to c में ये जो g of fx फंक्शन बन रहा है आपका, क्या वो ऑन टू है? मतलब 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 4, इन चारों इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग जो फाइनली आपको आउटपुट मिल रहे हैं वो एक्स वाई जेड तीनों के तीनों मिल जा रहे हैं। यस सर। मतलब जो मैंने ये एग्जांपल पिक किया है वो एक g of fx ऑन टू है, राइट। मतलब मैंने जो Yes. एग्जांपल टिकअप किया है वो हमारे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसके बेसिस पे ये एग्जांपल लिया है जी। और इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि जो आपका fx फंक्शन है वो तो ऑन टू नहीं है। 1 2 3 4, इन चारों इनपुट्स का जो आउटपुट है वो सिर्फ एबीसी है, डी एलिमेंट तो छूट गया था। तो मतलब मैंने ये एक एग्जांपल आपको दिखा दिया है कि जिसमें ये ऑन टू होना कोई जरूरी नहीं है, राइट। यस सर। और इसी में अगर मैं इस 4 को डी के साथ कनेक्ट करा देता तो फिर ये ऑन टू हो भी जाता।
बात समझ में आई? ठीक है सर। यस सर। मतलब एफ का ऑन टू होना जरूरी भी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। यस सर ठीक है। और जीएक्स का बेटा ऑन टू होना जरूरी होगा। देखो अगर जीएक्स ही ऑन टू ना हो, मतलब ये सी और डी भी सब वाई के साथ ही कनेक्ट करा दूं, तो जीएक्स ही नहीं अगर ऑन टू होगा तो ओवरऑल फिर ए टू सी, जब जीएक्स ने ही अब सारे आउटपुट नहीं लिए तो फिर जी ऑफ एफ एक्स भी क्या ही होगा, सारे के सारे आउटपुट कहाँ ही कंसिडर कर। सर अगर इसके अंदर जो सी है वो भी वाई के साथ कनेक्टेड होता, क्या कह रहे हो? जो सी है सी भी वाई के साथ कनेक्टेड होता हाँ, और डी जेड के साथ होता, तो जी ऑफ एक्स तो वो है ना ऑन टू। अगर सी वाई के साथ कनेक्ट करा देंगे, ओके, फिर और डी जेड के साथ, हाँ डी जेड के साथ है, ठीक है जी, ओके। तो जी ऑफ एक्स तो ऑन टू है इसके अंदर। तो जी ऑफ एफ एक्स ऑन टू ही नहीं रहता ना भाई, क्वेश्चन में आपको जी ऑफ एफ एक्स ऑन टू दिया है ना, आपको तो ऐसा एग्जांपल लेना पड़ेगा ना जो जी ऑफ एफ एक्स ऑन टू होगा। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। इसका रिवर्स, दोबारा से आप क्वेश्चन को एक बार बोलो कि आप क्या कहना चाह रहे हो कि इस एग्जांपल में जैसे अगर जी ऑफ एक्स अगर ऑन टू है, जी ऑफ एफ एक्स ऑन टू है, ठीक है जी, जी ऑफ एक्स ऑन टू है और एफ ऑफ एक्स मे और मे नॉट भी ऑन टू होगा, तो फिर ये जरूरी है कि जी ऑफ एफ एक्स ऑन टू है? नहीं, कोई जरूरी नहीं। जैसे वही पूछा था, एक क्लियर हो गया सर एग्जांपल जो मैंने बोला। हाँ, इस एग्जांपल से वो क्लियर हो रहा है ना, उसका वाइसा वर्सा ट्रू नहीं है। ओके बेटा, हाँ जी हर्षिता बेटा, आपको समझ में आ गया है कि यस एफ सर आ एक्स गया। का ऑन टू होना कोई जरूरी नहीं है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन जी एक्स डेफिनेटली ऑन टू होना ही पड़ेगा। अगर जी एक्स ऑन टू ही नहीं हुआ तो फिर जी ऑफ एफ एक्स भी कभी ऑन टू नहीं हो पाएगा। ओके, यस सर। नेक्स्ट, पीरियोडिक की प्रॉपर्टीज में हमने कंपोजिशन की भी प्रॉपर्टी हमने करी थी वहां पे, राइट। तो एक एक प्रॉपर्टी हमने पीरियोडिक में ये करी थी कि भी अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है तो कंपोजिशन डेफिनेटली पीरियोडिक होगा, अगर बाहर वाला पीरियोडिक है तो कुछ भी पॉसिबल है ना। क्या था ये पीरियोडिक वाली प्रॉपर्टीज में, है ना? उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। आगे चलते हैं बेटा, इनवर्स की बात करते हैं, इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स का मीनिंग आप जानते ही हो कि अगर ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये फंक्शन अगर मैं एफ बना रहा हूँ तो इसका जो रिवर्स होगा वो एफ इनवर्स कहलाएगा। इसका मतलब क्या कि अगर 1 2 3 इसके इनपुट में 1 2 3 है, इधर ये ए बी सी है, तो एफ वाले फंक्शन में तो क्या है 1 2 3 इनपुट का काम कर रहे हैं, जो ए बी सी है आउटपुट का काम कर रहे हैं, तो उसके इनवर्स में क्या होगा, ए बी सी इनपुट का काम करेंगे और 1 2 3 आउटपुट का काम करेंगे, राइट। और इसकी कंडीशंस क्या है, फंक्शन का ऑन टू होना जरूरी है, फंक्शन का और 1 1 होना जरूरी, राइट। तो ये मतलब वैसे ये काफी कॉमन चीज है कि भाई अगर किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल होना है तो फंक्शन को बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, राइट। यस सर। फॉर इन्वर्टिबल फंक्शन इट हैज टू बी बाइजेक्टिव। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी हर जगह यूज होता है तो इसलिए है ना, कोई टफ नहीं है। अब इसमें सीधा सीधा यहाँ पे है ना जो पॉइंट्स बन जाते हैं कि भाई जो एफ की डोमेन होगी वो एफ इनवर्स की रेंज होगी, जो एफ की रेंज होगी वो एफ इनवर्स की डोमेन बन जाएगी, ठीक। अब
किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकाला जाता है उसकी बात करते हैं। वो आपको पता है कैसे निकालते हैं? यस Yes, सर, sir. y अगर के जो भी कोई फंक्शन y fx के आपको terms fx दिया गया है, आप क्या करते हो, x को मतलब fx को y मान लेते हो, और ये जो भी फंक्शन ऑफ x होगा इसमें x को आप y के टर्म्स में निकाल y के ले- टर्म्स में बना देते हैं। ठीक है। तो किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स निकालना है तो आपको हमेशा यही करना है, x को y के टर्म्स में निकालिए तो आपको इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है। और मैंने जैसे आपको पहले भी बोला हुआ है कि बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं कि जिनका इनवर्स निकालना मतलब उनका इनवर्स एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन उसकी कैलकुलेशन इजी नहीं है, आप उसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस में इनवर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है या उसके इनवर्स के बारे में कुछ कैलकुलेट करने को बोला गया है, तो आप ये मान के चलिए कि वो जो क्वेश्चन है वो दिया ही इस वजह से गया है कि भी बिना इनवर्स फंक्शन निकाले आप वो उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, उसे सॉल्व कर सकते हो। तो हर एक क्वेश्चन जो होता है जरूरी नहीं है आप उसका इनवर्स निकाल पाए। ठीक है। नेक्स्ट, इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया था। प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट तो यही है, बाइजेक्टिव वाला पॉइंट ही था कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी इनवर्स निकलेगा। और दूसरा पॉइंट है कि अगर f a टू b है और g b टू a है और मैं g को f का इनवर्स कह रहा हूं, तो f ऑफ g क्या होगा? Identity Identity function function in domain B. इन डोमेन b। और g ऑफ fx Identity function in domain A. आइडेंटिटी A. फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कहने का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन का क्या मतलब होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें जो इनपुट आप डालते हो वही आउटपुट भी मिल जाता है, उस फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। राइट। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि अगर आपने पहले gx फंक्शन ऑपरेट कराए तो जिस इनपुट पे वो ऑपरेट होगा पहले वो कुछ एक आउटपुट देगा और उस आउटपुट के ऊपर f क्योंकि ऑपरेट होगा तो फाइनली जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो वापस से वही आउटपुट मिल जाएगा जो gx के स्टार्टिंग में लिया गया था। तो हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा ही रहेगा। तो f ऑफ gx आप हमेशा बोल सकते हो कि विल बी आइडेंटिटी फंक्शन। बस यहाँ पे डोमेन की बात है, तो यहाँ पे क्योंकि g पहले ऑपरेट हो रहा है तो इसकी जो डोमेन रहेगी इस पूरे फंक्शन की वो सेट बी रहेगी। g ऑफ fx में क्योंकि पहले f ऑपरेट हो रहा है तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ए बन जाएगी। सेकेंड जो प्रॉपर्टी थी हमने पढ़ी हुई है कि g ऑफ f का कंपोजिट फंक्शन का अगर इनवर्स निकालना है तो किसके बराबर होता है? F inverse of G. f ये इनवर्स हमने वो ऑफ डायग्राम के हिसाब से है ना लिख के दिखा हुआ था, तो आप इसको सीधा सीधा याद कर लीजिएगा। तो इसी में साथ में अगर मुझे f ऑफ g का इनवर्स निकालना पड़ेगा तो फिर वो g इनवर्स पहले हो जाएगा। इनवर्स ऑफ और साथ में एक चीज और है कि भाई अगर fx11 मतलब fx का अगर इनवर्स पॉसिबल है, gx का इनवर्स पॉसिबल है, तो उनके कॉम्पोजिशन का इनवर्स भी पॉसिबल होगा। क्योंकि अभी इसके पहले कॉम्पोजिशन में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर fx gx दोनों 1 1 है कॉम्पोजिशन, अगर fx gx ऑन टू है तो कॉम्पोजिशन ऑन टू होगा। तो मतलब कॉम्पोजिशन भी फिर बाइजेक्टिव बन गया ना। अगर fx बाइजेक्टिव है, gx बाइजेक्टिव है, तो f ऑफ gx एंड g ऑफ fx ये दोनों के दोनों बाइजेक्टिव हो जाएंगे। तो अगर बाइजेक्टिव है तो मतलब उनके इनवर्स पॉसिबल है। राइट। तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होगा कि आपका f इनवर्स डिफाइन है, g इनवर्स डिफाइन है और कॉम्पोजिशन डिफाइन है, ऐसा कोई केस बनेगा नहीं। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि भाई fx और f इनवर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है वो हमेशा कहाँ पे होंगे?
Is equal to y y. is equal to x. y equal to इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वो हमेशा y इक्वल्स टू x लाइन के ऊपर ही होंगे। ठीक, उसका रीजन क्या रहता है जी कि fx और f इनवर्स x ये दोनों फंक्शंस क्या होते हैं? मिरर इमेजेस होते हैं अबाउट मिरर इमेज अबाउट Y is equal to X line. y इक्वल्स टू x। y इक्वल्स टू x लाइन के अबाउट ये दोनों फंक्शंस मिरर इमेज होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रीजन भी और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट वाला भी, कि अगर आपको fx फंक्शन का ग्राफ पता है तो आप बड़े आराम से f इनवर्स का ग्राफ बना सकते हो। ठीक, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा y इक्वल्स टू x लाइन के ऊपर ही लाई करेगा। इसके अलावा भी हमने इसका कुछ एक्सेप्शन पढ़ा हुआ है ना, कि ऐसा भी हो सकता है कि y इक्वल्स टू x लाइन के ऊपर ना हो। उसकी पॉसिबिलिटी हमने क्या पढ़ी हुई है EX and कि अगर fx फंक्शन में ही पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा भी हो और बीटा कॉमा अल्फा भी हो, अगर fx फंक्शन में ही अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट भी हो, बीटा कॉमा अल्फा भी हो, दैट मीन्स कि अल्फा इनपुट डालने पे बीटा आउटपुट आए और बीटा इनपुट डालने पे अल्फा आउटपुट आए, अगर ये दोनों ही पॉइंट्स गिवन फंक्शन fx में प्रेजेंट हैं, तो बिकॉज ऑफ मिरर इमेज f इनवर्स में भी प्रेजेंट होंगे। f इनवर्स में इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या बोलेंगे? बीटा कॉमा अल्फा बोल देंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा कॉमा बीटा बोल देंगे। तो अगर fx में अल्फा कॉमा बीटा और बीटा कॉमा अल्फा दोनों पॉइंट अवेलेबल हैं, तो उसके इनवर्स में भी ये दोनों पॉइंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैं ये बोलूंगा कि उसका जो इनवर्स वाला फंक्शन है वो भी इन दोनों पॉइंट से पास करेगा। तो ये भी ऐसे पॉइंट आपको मिल जाएंगे जो कि y को x लाइन के ऊपर नहीं है, तब वहां पे भी fx और f इनवर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, ऑल्दो ये जो बात है वो है ना थोड़ी ज्यादा ही हायर लेवल की है, तो एडवांस लेवल को ही मैं इसको दूंगा। ठीक है, मेंस लेवल का जो भी अगर क्वेश्चन रहता है वो ज्यादा से ज्यादा इसी पॉइंट के ऊपर हो सकता है कि जो इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है वो हमेशा y को x लाइन के ऊपर नहीं करता। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिफरेंशिएशन के ऊपर, कि अगर आपको gx जो g है वो f का इनवर्स बोला गया है, तो उसके इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे? मतलब g का डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाएगा? composite function. हमेशा हमें क्या है, हमेशा आपने g ऑफ fx कंसीडर कर लेना है, और g ऑफ fx हमेशा क्योंकि x के बराबर ही होगा तो आप इसको ही डिफरेंशिएट करेंगे। Yes, sir. तो जब भी किसी इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन की बात आती है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, बेटा यही प्रॉपर्टी, यही रिजल्ट काम में आता है हर बारी, यही रिजल्ट, और कोई रिजल्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ये रिजल्ट लगाइए जब भी आपको डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन की बात है। नॉर्मली तो जो ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो सिंगल डेरिवेटिव के ही होते हैं, लेकिन आपको याद होगा जब हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे एक दो जगह पे हमने डबल डिफरेंशिएशन भी पढ़े हुए हैं इनवर्स फंक्शंस के। डबल डिफरेंशिएशन के भी एक दो क्वेश्चंस किए होंगे। तो अगर आप डबल डिफरेंशिएशन, यहाँ पे गलत लिख दिया, डबल डिफरेंशिएशन अगर आपको कैलकुलेट करने को बोला जाता है तो वो भी आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कि g डैश एफ एक्स, जब आपने ये कैलकुलेट कर ही लिया तो ये 1 बाय एफ डैश एक्स के बराबर आ गया, और इसको फर्दर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो। और इसका डिफरेंशिएशन -1 बाय एफ डैश का होल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डबल डैश, जिसमें अगर मैं एफ डैश एक्स को इधर लेके आना चाहूँ तो एफ डैश एक्स को मैं इधर लेके आके
फाइनली क्या बोलूंगा, माइनस एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का क्यूब। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट डेरिवेटिव ही है, लेकिन कहीं कहीं पे डबल डेरिवेटिव भी अगर करना पड़े तो हम लोग कर सकते हैं, वो इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट इसमें हम जो बात करते हैं वो है सिमेट्री। सिमेट्री ऑफ ए फंक्शन। अगर मैं आपको बोलूं कि एक फंक्शन जो है वो x इक्वल्स टू ए लाइन, x इक्वल्स टू ए लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या, ए पॉइंट के जितना लेफ्ट में जाके जो फंक्शन का आउटपुट मिलेगा उतना ही राइट में जाके अगर फंक्शन का आउटपुट देखें तो सेम ही, राइट। दैट मीन्स कि ए पॉइंट से अगर x यूनिट लेफ्ट में चले उस पे जो फंक्शन का आउटपुट होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू कि ए के x यूनिट अगर राइट में चलते हैं तो फंक्शन का आउटपुट सेम, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन वैलिड होगी, होल्ड करेगी, तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन सिमेट्रिक है x इक्वल्स टू a के अबाउट। अब चाहे ये लिखें, अब इसी को x को x प्लस a से रिप्लेस करके हम लोग है ना एक दूसरा रिलेशन भी बना लेते हैं, जो कि हमें मिलता है f(x) इक्वल्स टू f ऑफ 2a माइनस x। 2a minus x. तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया होगा उनमें से या तो ये वाला सिमेट्री ऑफ ए फंक्शन के ऊपर अगर क्वेश्चन है तो या तो ये वाली इक्वालिटी दी होगी या फिर ये वाली, दोनों में से कुछ भी पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई फंक्शनल इक्वेशन आपको दिया गया है ऐसा या फिर ऐसा, तो आपने सीधा सीधा सबसे पहले ये कंक्लूड करना है कि भी वो फंक्शन सिमेट्रिक दिया हुआ है, वो फंक्शन सिमेट्रिक दिया हुआ है। इस फंक्शनल इक्वेशन का सीधा सीधा मीनिंग ये, ठीक। अगर आप ये चीज कंक्लूड कर लेंगे तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। ठीक, आगे चले। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं बेटा हम लोग। अगर f(x) फंक्शन है तो मॉड ऑफ f(x) क्या होगा, ठीक। f(x) फंक्शन है तो f ऑफ मॉड x क्या होगा, मतलब अगर f(x) फंक्शन का ग्राफ पता है तो मॉड f(x) का ग्राफ क्या होगा, f(x) फंक्शन का ग्राफ पता है तो f ऑफ मॉड x क्या होगा, अगेन f ऑफ x प्लस a क्या होगा, f ऑफ x प्लस a क्या होगा, मतलब a अगर फंक्शन के बाहर आता है तो क्या होगा, इससे क्या होगा, है ना। तो इसमें आप देखते हो कि भी ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन ए पॉजिटिव है कि Yes. ऊपर या शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा, तो शिफ्टिंग अलोंग y एक्सिस। और इसमें क्या होता है, इस पे x एक्सिस के अलोंग शिफ्टिंग हो जाती है। अलोंग x एक्सिस। तो यहाँ पे लिखने में बहुत ही छोटा सा फर्क है, लेकिन आप देख रहे हो आंसर में कितना बड़ा फर्क आ रहा है ना। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान से करना है अगर पेपर में आएगा तो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि भाई a टाइम्स f(x) होगा तो क्या होगा जी, और f ऑफ ax क्या होगा जी। तो इसमें भी क्या है, इसमें तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा f(x) का, राइट। a टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे सारे के Yes. सारे हर एक आउटपुट जो है वो a टाइम्स हो जाएगा, राइट। तो अब अगर a पॉजिटिव है तो फिर ग्राफ उधर ही रहेगा, अगर a नेगेटिव है तो यही ग्राफ फिर आपको मिरर इमेज लेना पड़ जाएगा, राइट। ये भी पता है, ठीक है। मान लो अगर a 2 है, अगर f(x) ग्राफ पता है तो 2 टाइम्स f(x) ग्राफ क्या होगा, सीधा सीधा मतलब हर एक आउटपुट जो है वो डबल कर देंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि -2 f(x) है तो 2 टाइम्स करने के बाद क्या होगा, x एक्सिस के अबाउट मिरर, x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेंगे, ठीक है ना।
तो ए पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर डिपेंड करेगा। और इसमें पीरियड चेंज हो जाएगा। इसमें जो फंक्शन का जो हर एक फंक्शन का आउटपुट जो है वो ना, या इन शॉर्ट ये बोलो कि जो ग्राफ है वो ओरिजिन के अबाउट कंप्रेस या एक्सपैंड हो जाए। अगर ए 1 से ज्यादा होगा तो कंप्रेस हो जाता है ग्राफ, जीरो से और 1 अगर ए 1 से छोटा हो ये एक्सपेंशन एक्सपैंड हो जाएगा। अबाउट ओरिजिन। जो भी एक्सपेंशन है या मतलब जो ओरिजिन वाला पॉइंट है वो फिक्स रहेगा, वो वहीं का वहीं स्टे करेगा। तो आप जो ग्राफ आगे बढ़ा है आप उसको ओरिजिन के पास लेके आओगे, कंप्रेस करके ओरिजिन के पास लेके आओगे। आप इस तरीके से उस ग्राफ को ट्रीट कर सकते हो, ठीक है ना। सेम तरीके से माइनस एक्सिस में भी आप ग्राफ को इधर ऐसे शिफ्ट करोगे ओरिजिन की तरफ, ठीक है, अगर कंप्रेस करना है। अगर एक्सपैंड करना है तो ओरिजिन वाला पॉइंट अगेन फिक्स है, तो जो जहां पे ग्राफ पड़ा है आप उनको एक्सपैंड ऐसे खींचो, ठीक है, उस टाइप से। तो ये कुछ स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें एक दो एग्जांपल्स हम लोग ये वाले करते हैं कि भाई अगर एफ एक्स का ग्राफ पता है, 2-3 फंक्शंस के ग्राफ पता है, तो मिनिमम ऑफ जी एक्स एंड एच एक्स या मैक्सिमम ऑफ जी एक्स एच एक्स, तो इनका पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, इनको कैसे Yes, प्लॉट sir. करते हैं, राइट। तो बेटा ये कुछ स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, तो इनको भी हमने कॉपी में नोट किया हुआ है, तो इनको भी आपने देखना है, ठीक है। इसमें किसी में कोई दिक्कत तो नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन में? नो सर। नो सर। जो ग्राफ का यूज होता है वो ज्यादातर जो क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड होते हैं वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के होते हैं। कि आपको एक लेफ्ट हैंड साइड में जैसे कि मान लो sin x इक्वल्स टू tan x दे दिया, तो ये तो थोड़ा ज्यादा इजी है, मान लो tan 2x दे दिया, तो मतलब आपने sin x और tan 2x के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखने हैं, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स देखने हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप ग्राफ बना लीजिए sin x का tan 2x का और देख लीजिए कितने पॉइंट्स पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यस सर। अगर सीधा सीधा जो क्वेश्चन है वो ग्राफ के ऊपर ही बेस्ड है तो वो ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हाँ, अब इसके अलावा ग्राफ का एप्लीकेशन तो हर एक जगह पे होता ही है ना? आगे जाके भी जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ते हैं लिमिट्स वगैरह या कंटिन्यूटी वगैरह उनके भी यूज हो जाता है। सर इसमें जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने होते हैं ना तो सर ग्राफ प्रिसाइजली नहीं बन पाता। कभी ऐसा होता है कि सॉल्यूशन काउंट नहीं कर पाए, जब फिर थोड़ा सा और एक्यूरेटली बनाते हैं सर उसकी दिक्कत आती है। दिक्कत तो यही है कि भी आप जो ट्रांसफॉर्मेशन जो आप लगा रहे हो वो सही से नहीं लगा रहे हो, या फिर वैल्यूज को आप सही से लोकेट नहीं कर रहे हो। तो जब भी आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन करते हो कोई वैल्यूज भी तो इम्पोर्टेंट है ना। जैसे यहाँ पे ना, शायद आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि भाई sin x इक्वल्स टू x/10, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखने हैं। ये सर देखो इससे ये वाला, तो sin x ऐसा ग्राफ है, हम लोगों ने ये वाला ग्राफ तो बना लिया है, तो क्योंकि मतलब पता है सीधा सीधा बना लिया, लेकिन हमने इनकी वैल्यूज नहीं लोकेट की। अब x/10 हमें पता है लाइन होगी, लेकिन बेटा ये लाइन सीधा सीधा है, आपको मतलब सीधा सीधा ऐसे लिख देना तो सफिशिएंट नहीं है ना। हमें यस पता है सर। कि भी ग्राफ ये ऐसा होगा, ये ग्राफ भी ऐसा होगा, इसकी शेप भी मतलब दोनों की शेप हमने बना ली है, लेकिन यहाँ से तो ये आंसर सही से नहीं मिला ना। उसके लिए हाँ जी सर। जरूरी है वैल्यूज को आप रिलेट करें। तो जो गलती हम लोग करते हैं वो यही है कि भी हम लोग वैल्यूज को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि ये ग्राफ कहाँ पे ऊपर होगा, किस वैल्यू पे जाके ये उससे अबव जाएगा, किस वैल्यू पे उससे बिलो रहेगा, ठीक है ना। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब ग्राफ दोबारा से 1 आउटपुट गया है, कहाँ पे जाएगा, जो 5/2 पे है तो ये 5/2 है ना, और 5/2 पे जो अप्रोक्सीमेट x की वैल्यू है, मतलब 5/2 अगर कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना है, मतलब 7.5-8 के आसपास आ जाएगी, ठीक है ना, 7.8 मान लेते हैं।
यस सर। तो अगर 7.8 पे हमें ये वाला साइन ने वापस से जाके 1 आंसर दे दिया, तो x/10 तो नहीं 1 जाके देगा ना। 7.8 पे तो जाके ये अभी तो सिर्फ 0.78 ही पहुंच पाया होगा। तो यस मतलब ये सर। जो लाइन का ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया है तो गलत बना दिया। तो मतलब एक्चुअल में ग्राफ क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, हाँ जी सर। ठीक है ना। तो हम लोग क्या है कि हम लोग गलती जो करते हैं वो सिर्फ इन चीजों पे करते हैं, बाकी तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपको सही से लगानी पड़ेगी अगर ट्रांसफॉर्मेशन गलत कर रहे हो, ठीक है। यस सर। थैंक यू सर। इसमें जो लास्ट चीज है जी फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन में कुछ कुछ हमने क्वेश्चंस के थ्रू फंक्शनल इक्वेशंस किया था, जिसमें आपको याद होगा कि अगर एक क्वेश्चन है कि एफ एक्स है प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1/x है, तो उसको मैंने मान लो आपको दिया है x के बराबर, तो भाई एफ एक्स निकाल के बताओ। तो इस टाइप की फंक्शनल इक्वेशन हमने देखी हुई है। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या, इसमें मतलब x को 1/x रिप्लेस कर x को 1/x इस पर्टिकुलर एग्जांपल में x को 1/x से रिप्लेस कर। 1/x रिप्लेस। तो ऐसी जो फंक्शनल इक्वेशन होती है इनमें क्या होता है कि भाई कि जो जिन दो फंक्शंस में आपको रिलेशन दिया गया है, आप x को इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं कि भाई जो fx वाला टर्म है वो f ऑफ 1/x में कन्वर्ट हो जाएगा, f ऑफ 1/x वाला टर्म fx में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 1/x वाला एग्जांपल है। ये भी हो सकता है कि fx प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 1 माइनस x, ये आपको मैंने 3x² दे दिया जी। तो इसमें अगर आप x को 1 माइनस x से रिप्लेस करोगे तो ये वापस से x में रिप्लेस हो जाएगा। तो मतलब पहला वाला टर्म दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरे वाला टर्म पहले में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ ऐसी फंक्शनल इक्वेशन, तो इनके क्वेश्चन हमने किए हुए हैं जी। तो एक तो ये वाली फंक्शनल इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कुछ कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ही हमने पढ़े हैं फंक्शनल इक्वेशन के, है ना, जिसमें f of x into f of 1/x plus f of x plus f of 1/x। अगर ऐसी फंक्शनल इक्वेशन होगी तो सीधा सीधा बेटा ये रिजल्ट्स याद रखने हैं। उल्टा लिखिए ना सर। हाँ जी। सर ये जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन थे नहीं, वैसे ये एडवांस का टॉपिक है क्या? वैसे फंक्शनल इक्वेशन मतलब वो जेईई मेंस और एडवांस में ना सिलेबस उतना क्लियर कट नहीं होता है। अब सीधा सीधा ये नहीं, अच्छा ये वाला टॉपिक जेईई मेंस का है, ये जेईई एडवांस का है, ठीक है ना। तो बेटर यही है कि अगर पढ़ना ही है तो जो तो बिल्कुल ही है, जैसे वे बियॉन्ड चला जाता है, मैं उनको आपको सीधा सीधा बोल देता हूँ कि भाई ये एडवांस लेवल का है, इसको छोड़ दो। अदरवाइज है ना जो मेंस और एडवांस के जो सिलेबस है ना वो उतनी क्लियर कट नहीं होती। अगर आप देखोगे ना तो ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक आपको शायद लगेगा कि ये वाला टॉपिक तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन सर ने हमें पढ़ाया है, तो ठीक है। ओके सर। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, अगर आप सिलेबस एक्चुअल में देखो ना पेपर्स के, तो आपको लगेगा कि सर ने तो हमें कितना ज़्यादा पढ़ाया है, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो उस गहराई में चले जाते हैं, सिलेबस में जैसा मेंशन नहीं होता है। ठीक है? इसके अलावा एक स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन ये पढ़ा हुआ है जी, इसका रिजल्ट क्या होता है, kx kx ना। तो इस टाइप के हमने 3-4 फंक्शनल इक्वेशन के रिजल्ट पढ़े हुए हैं, वो चारों पांचों आपको याद है। सर ये याद नहीं रहते कई बार। ये याद नहीं रहते हैं। नो सर। सर यूज भी बहुत कम हुए हैं सर ये वाले। सर मैंने 3 बार किए हुए थे, 3 बार रिवाइज कर लिए, तीनों बार भूल गया मैं, मतलब अभी भी याद नहीं आता। सर एक क्वेश्चंस में एप्लीकेशन ही नहीं हुआ सर इसका, तो देखो ज्यादा। इनका ना ये इतने कॉमनली यूज नहीं है, इस जो प्रॉब्लम है ना, आप शायद कह ही रहे हो, इतने ज्यादा यूज नहीं होता इसलिए नहीं याद रहता है, बट अदरवाइज कहीं कहीं पे ही यूज होता है। बट जहाँ पे फिर क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर इसके बिना काम भी नहीं बनेगा, तो एनी हाउ याद रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। सर डिराइव कैसे करेंगे इनको वैसे?
डिराइव करने का तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन के साथ डिफरेंशिएट करके। आप इसको x के अबाउट पार्शियल डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? f डैश x। ठीक, आप लोगों को याद होगा जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था ना, डिफरेंशिएबिलिटी में हमने Yes, sir. पार्शियल डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट पढ़ा था ना। Yes, तो sir. तब हमने करा था कि भी जो भी फंक्शनल इक्वेशन है उसमें हम लोग है ना पार्शियल डिफरेंशिएट करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो वही करना है, सारा का सारा वही है मेथड। जैसे इसमें इसको पार्शियल डिफरेंशिएट किया x के अबाउट, और फिर जिसके अबाउट डिफरेंशिएट करते हैं आप उसकी वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू मान लो 0 डाल दिया, तो इससे हमें सीधा सीधा ये पता लग गया कि f डैश y जो है वो f डैश 0 के बराबर होगा, और f डैश 0 तो कांस्टेंट वैल्यू हो गया ना। तो Yes, sir. मतलब ये जो भी फंक्शन है उसका जो स्लोप रहेगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट है। तो ऐसा तो कब होगा? लीनियर होना चाहिए फंक्शन। और 0 पे वैल्यू 0 भी आ जाएगी, x और y दोनों को 0 0 पुट कर लो तो f ऑफ 0 0 भी आ जाएगा। तो मतलब ये Yes, जो sir. भी लाइन होएगी वो Yes, sir. रीजन से पास करेगी। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प से ही प्रूव हो जाते होते हैं। Yes, sir. ये वाला नहीं प्रूव होता पार्शियल डिफरेंशिएशन से। ठीक है, इसको मत ट्राई करिएगा, पता लगा इसको ट्राई करने लग गए आप, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आगे के जो 3-4 महीने पढ़ाए थे वो सब पार्शियल डिफरेंशिएशन से हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन अभी इम्पोर्टेंट चीज क्या है? इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको एफ डैश के बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मैंने ये आपको एक फंक्शनल इक्वेशन दी है, मैंने इसके एफ डैश की इंफॉर्मेशन नहीं दी, मैंने आपको इसको एफ एक्स की इंफॉर्मेशन दे दी। मान लो एफ ऑफ 2 को मैंने 4 दे दिया, तो इस इंफॉर्मेशन से के हमारा 2 आ जाएगा। वो तो k2 तब आएगा ना जब हमें ये रिजल्ट याद होगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा एफ डैश को आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, फिर एफ डैश मतलब जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसको एफ डैश के साथ कैसे रिलेट करेंगे। ओके, Yes, sir. Yes, sir. मान लो है ना, मीनिंग समझ में आ रहा है कि भाई ये मैंने आपको फंक्शनल इक्वेशन दिया और साथ में ये इंफॉर्मेशन दे दिया, फिर मैं आपको बोलूँ कि व्हाट इज एफ एक्स। अगर आपको ये रिजल्ट याद है फिर तो सीधा सीधा करके आप 2x आंसर दे देंगे। अगर आप ये से प्रूव करने जाएंगे तो आपके अल्टीमेटली यहाँ पे जाके बात अटक जाएगी। आप बोलेंगे कि एफ डैश 0 क्या होगा, मतलब मैं इस इंफॉर्मेशन को एफ डैश 0 के लिए कैसे यूज करूँ, कैसे यूज कर पाऊंगा? कर नहीं पाऊंगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो या तो आप इसको वापिस से इंटीग्रेट कर लो कि एफ डैश 0 क्योंकि कांस्टेंट होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ ऑफ y इक्वल्स टू के वाई, और 0 पे 0 आप कैलकुलेट कर चुके होगे तो के वाई आप सीधा सीधा, तो यहाँ से फिर इस इंफॉर्मेशन को यूज करो, मतलब बैकवर्ड उसका इंटीग्रेशन। मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि ये मेरे लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है मुझे, बोल सकता हूँ। ओके, Yes, sir. ये वाला टॉपिक भी जो है ना, ऑड एंड इवन एक्सटेंशन, ये पहले हुआ करता था, लेकिन अब जेई ना तो जेई मेंस के सिलेबस में कहीं मेंशन होता है ना एडवांस के सिलेबस में मेंशन होता है। तो अगेन है ना, हम लोग करा देते हैं लेकिन मेंशन कहीं नहीं होता है, तो इसका भी सेम है। खैर, मीनिंग क्या है उसकी बात करते हैं, पहले हम लोग ऑड एक्सटेंशन की बात करते हैं। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं।
और x स्क्वायर। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये fx फंक्शन आपको दिया गया है। इसमें आप ये देख पा रहे हो कि जो फंक्शन की डोमेन है वो सिर्फ और सिर्फ 0 से 4 है। आपको ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ 0 से 4 के लिए बोला गया है कि भाई ये इतने इंटरवल के लिए डिफाइन है, ठीक है। अब ऑड एक्सटेंशन या फिर इवन एक्सटेंशन का मीनिंग क्या? मीनिंग ये है कि इस fx फंक्शन को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 0 से 4 तक ही डिफाइन है। मुझे इसे एक्सटेंड करना है, मुझे इसकी डोमेन एक्सटेंड करनी है और एक्सटेंड करके इस फंक्शन को इस तरीके से एक्सटेंड करना है ताकि ये फंक्शन क्या बन जाए, ऑड बन जाए। ऑड एक्सटेंशन का मतलब कि मुझे इस फंक्शन की डोमेन को एक्सटेंड करके इतना बनाना है ताकि ये फंक्शन ऑड फंक्शन बन के आ जाए। और इवन एक्सटेंशन का मतलब क्या कि इसी फंक्शन के ऊपर अगर मैं इवन एक्सटेंशन लगाना चाहता हूं तो उसका मीनिंग ये होगा कि मैं इसकी डोमेन को एक्सटेंड करके एक ऐसा फंक्शन लिखूं ताकि जो नया रिजल्ट है वो क्या हो, इवन फंक्शन बन जाए, ठीक है। अब वो किया कैसे जाता है जी? अब पहले ऑड की बात करते हैं। तो ऑड में आपको पता है कि fx जो होता है वो माइनस टाइम्स fx के बराबर होता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसमें x को माइनस x से रिप्लेस कर देंगे। तो x को माइनस x से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बनेगा, f ऑफ माइनस x, इधर माइनस x प्लस 2, इधर x स्क्वायर। और जब रिप्लेस हो रहा है तो कंडीशंस में भी रिप्लेस होगा। सब जगह ये क्या बना। अब क्योंकि fx जो है वो माइनस fx के बराबर होता है तो ऑड के केस में तो ये माइनस fx लिख लूंगा। और यहाँ पे अब इसको तो वैसे ही लिख दो, यहाँ पे क्या होगा, तीनों तरफ आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, -2 से 0। तो ये बन के आ जाएगा, है ना। इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएंगी यस और सर। ये -2 से 0 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, -4 से -2 बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे fx आ जाएगा फिर बात। अब ये क्योंकि माइनस fx की वैल्यू है, आप इसका माइनस के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा। अच्छा इधर ओपन, तो आप ये देख सकते हो कि जो फंक्शन आपको fx यहाँ पे दिया था वो 0 से 4 डोमेन थी, आपने उसको एक्सटेंड करके -4 से 0 के लिए भी आगे बना लिया है। तो -4 से 0 के लिए ये फंक्शन बन के आ जाएगा। तो मतलब -4 से 0 के लिए ये फंक्शन बन गया। ये फंक्शन आपको 0 से 4 दिया था, तो अब आप इनको देख लो, एक बार वेरीफाई कर लो मैंने सही पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, मतलब ये ऑड फंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कोई भी एक वैल्यू डाल के देख लो। x की वैल्यू 1 डालता तो यहाँ पे आंसर क्या आता, 3 आता। और यस x सर। की वैल्यू यहाँ पे -1 डालनी पड़ेगी, है ना। तो -1 डालूंगा तो -3 आंसर मिलेगा, राइट। सिमिलरली ये x स्क्वायर है, ये -x स्क्वायर है, ये तो सीधा सीधा दिख ही रहा है ना कि भाई ऑड आएगा। ओके, समझ में आया है। यस सर। तो इस तरीके से आप ऑड एक्सटेंशन कर रहे हो। मैं स्टेप्स आपको फिर से एक बार बोल देता हूँ।
सबसे पहली बात, ऑड एक्सटेंशन और इवन एक्सटेंशन का मीनिंग क्या है? मीनिंग है कि जो फंक्शन आपको दिया गया होगा वो सिर्फ एक तरफ की डोमेन दी गई होगी, या तो पॉजिटिव की या नेगेटिव की। नॉर्मली जो ज्यादातर एग्जांपल आप देखते हो सिर्फ पॉजिटिव साइड की ही डोमेन आपको दी गई होती है, ठीक है? तो एक तरफ की आपको डोमेन दी गई होगी, उसमें फंक्शन डिफाइन दिया गया होगा। और तो ऑड एक्सटेंशन का मीनिंग ये होगा कि भाई मैं इस फंक्शन की डोमेन को एक्सटेंड करके ऐसा बनाना चाहता हूँ ताकि उससे जो नेट फंक्शन आपको मिले वो एक ऑड फंक्शन बन के आ जाए। और इवन एक्सटेंशन का मीनिंग कि भाई नेट फंक्शन एक इवन फंक्शन बन के आ जाए। ये बेसिक मीनिंग होगा। करने का तरीका ये है कि जो भी फंक्शन आपको दिया गया है, अब ऑड की डेफिनेशन क्योंकि ये होती है तो हम इसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि भाई x को आप -x से रिप्लेस कर लो सब जगह, लेफ्ट हैंड साइड में भी, राइट हैंड साइड में भी। राइट हैंड साइड में अगर लिख रहा हूँ तो मैं इनइक्वालिटीज में भी, मतलब जहाँ पे वो इंटरवल्स हैं उन इंटरवल्स में भी आपने x को -x से रिप्लेस करना होगा। और फिर क्योंकि ऑड एक्सटेंशन चाहिए तो मतलब f ऑफ -x को मैं -fx लिख सकता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ये लिख दिया और तो सिंप्लीफाई करके नेट ये बन के आया और फिर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करा तो ये चीज नेट बन के आ जाती है। और यहीं पे अगर इवन एक्सटेंशन करना पड़े तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं है, बस ये f ऑफ माइनस एक्स की जगह है यहाँ पे क्योंकि -fx लिखा है तो इवन के केस में हम लोग सीधा सीधा x लिख देंगे, राइट? ओके, समझ में आया है ऑड एक्सटेंशन इवन एक्सटेंशन? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी हम लोग क्या करें, वो मॉड्यूल डिस्कशन Mains. मीन्स वाली आपका डिस्कस कर लेते हैं, राइट? यस सर। Yes. फिर वो कर लेते हैं। एक सेकंड में ना, तो आर्काइव निकाल लो आप लोग, डिस्कस करते हैं। कौन से पेज पे है? PDF का पेज 120। 120। हाँ जी, इसमें सेक्शन बी हाँ जी, सेक्शन बी में बताइए क्या क्या डाउट्स हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में वो फंक्शनल इक्वेशन का यूज हो रहा है, राइट? तो अगर आपको वो याद होगा तो आप सीधा सीधा कर लो। और पंकज वाली बात, फंक्शनल इक्वेशन कभी देखा नहीं है तो आप देख लो बेटा, इस क्वेश्चन में आ रहा है। ऑल्दो ये काफी पुराना क्वेश्चन है तो ऐसा हो सकता है कि पहले होता हो, अब ना होता हो, ऐसा भी हो सकता है। बट एडवांस के लिए पढ़ रहे तो अलग से है ना, कुछ पढ़ना तो सर ये तो वैसे भी ऐसे ही हो गया था, मतलब मैंने वैल्यू करके पुट करके देख ली थी, वैसे ही आंसर आ गया था easy। Yes, sir. मैंने भी f of 2 कैलकुलेट f of 3. बिना उसके फॉर्मूले किया था, आराम से हो गया। ठीक है, मतलब कि ये क्वेश्चन हो सकता है, बट अगर इसके अलावा मतलब बेटर ये है कि आप कर लो, है ना? आप ये मत सोच के चलो कि भाई ये मेंस में नहीं है। Yes. ओके सर, ठीक है सर। ओके, आगे 6
11 10 तक कोई डाउट? सर 10th में सी और डी ऑप्शन में डाउट है। ओके, -1 to 1 set b be a function defined if fx is 1 1 and on to what is the interval b. बेसिकली हमें fx की रेंज निकालनी है, जो रेंज आएगी वही सेट b बन के आएगा क्योंकि फंक्शन ऑन टू दिया हुआ है, राइट? यस सर। तो इसमें π/2 और डी आंसर आएगा बेटा, इसमें तो सी तो आएगा ही नहीं ना। tan इनवर्स का कभी भी आंसर π/2 होता ही नहीं है। जैसे tan x की डोमेन में π/2 और -π/2 ओ हाँ ठीक है सर, वो ओपन इंटरवल होता है, तो tan इनवर्स की रेंज में, है ना, ध्यान में नहीं रहा था। तो tan इनवर्स की रेंज में कभी -π/2 +π/2 रहते हैं। हाँ जी, आगे 15 तक कोई डाउट? सर 12th क्वेश्चन। सर 15 का ना, 15 का सेकंड स्टेटमेंट। हाँ यस सर, सेकंड स्टेटमेंट डाउट। पहले 12 कर लेते हैं। 12 बेटा है ना, ये मैनिपुलेशन वाला ही क्वेश्चन है, तो इसमें आपको पहले कुछ कुछ पुट करना पड़ेगा, 0 वगैरह, फिर a वगैरह पुट करना पड़ेगा। फंक्शन इक्वेशन, तो इसमें पहले अगर मैं दोनों को 0 पुट कर लेता हूँ तो 0 स्क्वायर, पहले दोनों को 0 0 पुट कर लो, x को भी 0 y को भी 0। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा f(0), राइट हैंड साइड क्या बनेगा f(0) का स्क्वायर माइनस f(a) इंटू f(a). अब f(0) क्योंकि 1 दिया है तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये f(b) स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हमें f(a) की वैल्यू 0 मिल गई। यस सर। अब फिर क्या रहेगा, आपको f(2a) माइनस x निकालना है ना, तो y को अगर मैं 0 पुट कर दूं, नहीं, x को अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो क्या होगा, x को अगर आप 0 पुट कर देते हो, अकेला x को 0 पुट करते हैं तो क्या बनेगा जी, f(-y) इक्वल्स टू f(0) भी इंटू f(0) भी बनेगा, उसकी वैल्यू 1 है तो मैं 1 नहीं लिख रहा, और ये f(0) बन जाएगा, सॉरी f(a) बन जाएगा, है ना, इंटू f(a + 1), और f(a) क्योंकि 0 है तो यहाँ से हमें मिल गया कि f(-y) इक्वल्स टू f(y), मतलब ये इवन फंक्शन होगा। ठीक, यस सर। तो अब x को x माइनस a से रिप्लेस कर देते हैं दोनों तरफ, या y को रिप्लेस करें, y को a माइनस x से रिप्लेस करें, y को अगर a माइनस x से रिप्लेस करता हूँ तो क्या बनेगा, f(2x माइनस a), नहीं सॉरी 2a माइनस x, x को अगर अब x को a पुट करके देखते हैं, f(a माइनस y) इज इक्वल टू, ये f(a) बनेगा जो कि 0 आएगा, और ये बनेगा f(0) इंटू f(a + 1),
तो और एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, ये एफ ऑफ ए माइनस वाई आया और ये माइनस टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस वाई बन गया। अब आप बड़े आराम से यहाँ पे x को y को x पुट कर लो, y को x पुट कर लो, तो ये एफ ऑफ ए माइनस एक्स माइनस टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस एक्स बन गया। अब आप यहाँ पे x को पुट करो a माइनस एक्स, तो ये माइनस टाइम्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स आएगा, इधर पुट करेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स। इसमें मैनिपुलेशंस है बेटा, तो आपको वैल्यूज डालना है तो थोड़ा सोच के पुट करना पड़ेगा। और कोशिश आपकी, देखो जब भी आपको ऐसी फंक्शनल इक्वेशन आए आप ना कुछ कर पाए, तो सबसे पहले आप हमेशा ये सोचो कि भाई दोनों अगर मैं जीरो डालता हूँ तो क्या होगा, कोई एक अगर जीरो डाल दे तो उससे क्या होगा, कोई दूसरा जीरो डाल दे तो उससे क्या होगा, तो फिर वहां से आगे चीजों को प्रोसीड करना पड़ेगा। ओके ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट आप लोग 15 कह रहे हो, तो 15 में क्या है कि एफ एक्स आपको फंक्शन दिया गया है और -1 पे ये -1 आंसर देगा, 0 पे 0 देगा, तो वैसा छोड़ा पड़ेगा। ग्राफ बना लो इसका सीधा सीधा। सर हाँ जी, इसका जो ग्राफ रहेगा बेटा वो ऐसा रहेगा ग्राफ, राइट, सिर्फ एक ब्रांच जिसमें 0 पे 0 और -1 पे -1, ठीक, ये आपका एफ एक्स का ग्राफ है। तो y को स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी, कुछ ऐसी लाइन होगी, राइट। Yes, sir. तो एफ इनवर्स क्या होगा, ऐसा होगा। तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट सिर्फ यही दोनों मिल रहे हैं और तो मिल रहे हैं, ग्राफ से बड़ा इजी मिल रहा है। ओके Yes, sir. हाँ जी, और किसी को कोई दिक्कत है इसमें? सर इसका ए आंसर नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ए और डी दोनों ही तो सेम ऑप्शंस है ना, मतलब ये कुछ गलती है इसमें। करेक्ट एक्सप्लेनेशन की अगर बात आएगी तो बाइजेक्शन की वजह से। सर ये बाइजेक्शन वाला प्लीज एक्सप्लेन कर दो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ये। सर नहीं तो एफ एक्स तो बाइजेक्टिव तो है ना, ये तो पता है ना, स्टेटमेंट टू ट्रू है जी, ये पता कि नहीं पता है? यस सर, वो इनवर्स, यस इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और साथ में आप ग्राफ को देख लो, आपका ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है, 1 1 भी आ रहा है। और सर आंसर बी है। यस सर, जब सर ये ओके 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 ओके, ग्राफ तो दिया है लेकिन इसकी आपको कोड डोमेन ही नहीं दी गई है, तो आप बाइजेक्टिव के बारे में बोलेंगे कैसे? ये जो स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स इस वजह से है क्योंकि फंक्शन की आपको डोमेन तो दी गई है, आपको ये तो बोला गया है कि x को -1 से ज्यादा लेना है, लेकिन कोडोमेन नहीं दी गई है। तो इसकी जो रेंज आ रही है वो -1 से इनफाइनेट आ रही है, तो रेंज आपने कैलकुलेट तो कर दी लेकिन कोई डोमेन ही नहीं दिया गया। जब दिया ही नहीं गया तो आप इसको कैसे कंपेयर करोगे, आप कैसे बोलोगे कि ये बाइजेक्टिव है, ठीक है ना। तो ऑन टू वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इस वजह से है बी ऑप्शन से। ओके Yes, sir. सर अगर इसको वैसे भी देखें तो ये पैराबोला है, तो मैनी वन होगा ना। ये पैराबोला का एक सेगमेंट है, डोमेन में कट कर दिया, -1 छोटा से। कर दिया डोमेन को, हाँ -1। पैराबोला का एक सेगमेंट है सिर्फ। हाँ ठीक है सर। तो है तो ये 1
नहीं दिया गया, अगर कोड डोमेन नहीं दिया गया तो फिर इनवर्स की बात कैसे होगी, फिर स्टेटमेंट 1 भी सही होना चाहिए सेंस में। तो क्वेश्चन डाउटफुल है। अगर इस वजह से हम लोग स्टेटमेंट 2 को फॉल्स कह रहे हैं कि आपको कोड डोमेन नहीं दिया गया, तो फिर उस वजह से तो फिर एफ इनवर्स के बारे में भी बात नहीं होनी चाहिए, तो फिर मैं स्टेटमेंट 1 के बारे में कैसे बोल पाऊंगा। डाउटफुल है ये क्वेश्चन। चलो मैं किसी और से है ना डिस्कस करके फिर आपको बताऊंगा कि क्या इसके बारे में बोल सकते हैं। आगे चलते हैं जी। अच्छा 17 तक ही है, तो इसके डाउट सारे के सारे कंप्लीट हो गए। यस यस सर। सर इसमें रिसेंट ईयर्स पे क्वेश्चन नहीं आए वैसे, ये तो 2018 तक की बुक है सर, 2011 तक के क्वेश्चन दिए हुए थे सर 2019 में आए हुए हैं 4 क्वेश्चन। आए तो होने चाहिए, 19 वाला नहीं होगा इसमें, 18 तक होंगे। सर 18 सर, भी सर वो- 11 के बाद है ही नहीं सॉरी क्वेश्चन। सॉरी सॉरी, इसमें ना जो क्वेश्चन है वो 16 तक के हैं, 17 18 का पेपर अलग से दिया गया, आप उसकी बुक में स्टार्टिंग में अगर आप देख रहे होगे तो 17 18 के क्वेश्चंस आपको कोई पेपर में मिल जाएंगे। यहाँ पे सेक्शन बी में आपको क्वेश्चंस 2016 तक के मिलेंगे, हो सकता है सर मेरे पास नेक्स्ट एडिशन है 11 के बाद सीधा 19 में आए हुए हैं 4 क्वेश्चन। यस सर, 8 साल बाद आया मेंस में क्वेश्चन। ओके ओके, फिर तो 19 का क्वेश्चन तो इसमें है ही नहीं बेटा। सर वो 19 में सेट्स भी ज्यादा होते हैं ना, इस कारण हो सकता है ज्यादा है। मतलब वो जो क्या करते हैं ना एक्चुअली में, जो सेट्स रिलेशंस फंक्शंस ये तीनों का कंबाइंड है एक चैप्टर कंसीडर करते हैं वो लोग। तो फिर कभी वो जो क्वेश्चन आता है वो फंक्शंस का आ जाता है, डोमेन रेंज का आ जाए कुछ इस टाइप का, तो कभी है ना वो रिलेशंस का क्वेश्चन डाल देते हैं। तो फिर वो हो सकता है कि जो बीच के है ना सालों में जो कोई क्वेश्चन नहीं आया, वो चांसेस ये है कि वो रिलेशंस के ऊपर आए हैं क्वेश्चन आने के। ओके, तो ये तो कंप्लीट हो गया है। अब कल की क्लास में हम लोगों ने आईटीएफ करना है। सर हाँ जी, सर आईटीएफ तो हमने प्लस 2 में किया था, तो आप फिर उसका रिवाइज कराओगे, क्योंकि जरूरत तो नहीं है वैसे। वैसे तो फंक्शंस भी प्लस 2 में किया है, तो मतलब सर हम लोग, सर वो तो आप लोग करिए, आप लोग करिए, मैं उसको जल्दी जल्दी में कर लूंगा, वैसे भी उसमें ज़्यादा फॉर्मूले ही हैं, तो मतलब मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम हमें लगेगा नहीं। तो आप अपनी तरफ से थ्योरी पढ़ लीजिए। ये जो चैप्टर ये जो किताब है इसके जो प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चंस हैं सेक्शन बी के, वो वाले लगा लीजिए, कल की क्लास में उनको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जो थोड़ा बहुत टाइम बचेगा तो तब हम लोग जो मैंने आपको डिस्कशन के लिए पहले दिया हुआ है ना 3D और प्रोबेबिलिटी की एनसीईआरटी है ना, तो वो हम लोग कर लेंगे फिर डिस्कस साथ में कल, ठीक है। ओके सर हाँ जी, सर एक बात पूछनी थी, जैसे इस रिवीजन राउंड में हमें शीट का कौन कौन सा लेवल करना चाहिए? शीट का जो लेवल आपने ऑब्जेक्टिव शीट लेवल लिखी। 2 तक, ऑब्जेक्टिव लेवल 2 तक। सर सभी ट्राई करने चाहिए या नहीं पहले जो किया हुआ डाउट्स है, थे सिर्फ पहले ही? सिर्फ जो जो रिवाइज करनी है उसको, जैसे मैंने आपको पहले भी कुछ समझाया है, क्वेश्चन को देख लो बस, माइंड में रिलेट करो कि भी कैसे करना है कैसे करना है, तो बार बार सारे के सारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। सर ये जो अभी 12th क्वेश्चन था ना, जो मैनिपुलेशन वाला था, सर इसमें ऑप्शन से भी हो रहा था सर, एक्स की वैल्यू a डाली थी एक बार और एक्स की वैल्यू 0 डाली थी, ओके ओके, उससे ऑप्शन से भी हो रहा था। ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो अभी वैसे आप लोगों ने है ना फंक्शंस, देखिए जो फंक्शंस है या आईटीएफ है, आप सब लोगों ने इतना जरूर इंश्योर करना है कि थ्योरी पूरी की पूरी हो जाए, और आर्काइव का जो मैंने आपको वीडियो भेजा है वो जरूर हो जाए सब लोगों का, और उसके बाद जितना पहले किया हुआ है वो सारा का सारा रिवाइज हो जाए, ये इंश्योर करना है सब लोगों ने, ठीक है। इसके ऊपर जो कर सकता है वो करे, जो नहीं कर सकता वो ना करे, ठीक है। तो ये वाली चीजें जो हैं
है ना। इस ऑर्डर में आप बनाइए कि भाई मुझे पूरी की पूरी थ्योरी पढ़नी है, मुझे ये आर्काइव वाला सेगमेंट करना है, और जो पुराने दिए हुए क्वेश्चन है या पुराने किए हुए क्वेश्चन है उनको हम लोग कर पाए। ठीक है, उसके ऊपर जो कोई कर सकता है वो करे, जो नहीं कर सकता वो इसी को अपनी रिवीजन मान के आगे बढ़े। ठीक है, तो ये सारा का सारा इन दोनों चैप्टर के लिए आपको इसी हफ्ते करना है। ओके, इसके बाद नहीं मिलने वाला है। ओके बेटा, अच्छा इसमें एक चीज और है, जो कल की आपकी क्लास रहेगी वो बेटा मॉर्निंग में नहीं रहेगी, सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ। तो मैथ्स की जो क्लास है वो 10:45 की बजाय आपकी कल 3 बजे होगी, 3 to 4:30। रीज़न उसका ये है कि कल मॉर्निंग में मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरी मदर का ऑपरेशन है आइज़ का, तो इसलिए मॉर्निंग में मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा। ठीक है, तो 3 बजे मैं आपकी क्लास ले पाऊँगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है 3 to 4:30 के टाइम में? नहीं नो सर। सर नो सर। कल की क्लास आपकी मॉर्निंग, जो अकेले मैथ्स वाली है वो 3 to 4:30 है। बाकी की जो क्लासेस हैं वो आपको मैम ही इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली वैसा ही रहेगा जैसा आपका टाइम शेड्यूल है, कोई आगे पीछे का तो मुझे लग नहीं रहा कोई रहेगा, बाकी आपको मैम इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर।